Assalamu alaikum students. Here is another video tutorial for you, nervous disorders. इस लेक्चर में हम नर्वस डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां काज हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्किंसंस डिजीज के बारे में। पार्किंसंस डिजीज ऐसा नर्वस डिसऑर्डर है जो कि मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए हम जब चलते हैं इसमें हमारा ब्रेन हमारा पूरा साथ दे रहा होता है। ठीक है, कोई भी मूवमेंट करते हैं, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाते हुए जितनी भी मूवमेंट्स कर रहा हूँ मेरा ब्रेन मेरा साथ दे रहा है इसके अंदर। पार्किंसंस डिजीज के अंदर क्या होता है कि ये मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाती हैं, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहती, जिस वजह से क्या होता है इनवॉलंटरी ट्रेमर्स लाइक दैट झटके लगना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, उसके बाद जो मोटर पावर है ये काफी डिमिनिश्ड हो जाती है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी तक आनी है, जो ऑर्डर्स हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक आने हैं वो डिमिनिश्ड हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एक बात है कि ये मेंटल फैक्योरिटी यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट नहीं करता। ये बोर्ड में एमसीक्यू भी आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट अफेक्ट द मेंटल फैक्योरिटी, तो इसमें पार्किंसंस डिजीज उसका सही आंसर है। उसके बाद कॉजेस की बात करें तो इसके कोई भी जो स्पेसिफिक कॉजेज है ना वो हम फाइनल नहीं कर सकते कि इसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। हाँ, कुछ हम लाइक दैट हाइपोथेसाइज कर सकते हैं कि हो सकता है ऐसे होता हो। ठीक है, तो उसके अंदर हमें ये दो चीजें याद रखनी है, एक तो सेल डेथ और एक ट्रॉमा। सेल डेथ कौन सी? हमारे ब्रेन में वो वाले सेल्स की डेथ जो कि डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं। डोपामाइन इज अ ड्रग जो कि हमारे ब्रेन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो वाले ब्रेन सेल्स की डेथ जो कि डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ये जो ट्रॉमा है लाइक दैट हम जब जा रहे हैं, लेट्स से कहीं भी जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, सर पे चोट लग गई है या वैसे गिर गए सर पे चोट लग गई, तो उसकी वजह से भी ये जो बीमारी है ये इंड्यूस हो सकती है ड्यू टू हेड ट्रॉमा। उसके बाद बात करते हैं ऑनसेट के ज्यादा चांसेस कब होते हैं इस बीमारी के होने के, तो 50 या 60 साल की उम्र में इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये बीमारी हो सकती है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके लिए जो इफेक्टिव ड्रग्स है ना वो एल डोपा है जो कि डोपामाइन प्रोड्यूस करवाने में मदद देता है। उसके बाद एक नेचुरली अकरिंग प्रोटीन एल डोपा के बारे में बताया ये ग्लाइल सेल लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर GDNF। ठीक है, ये प्रोटीन के बारे में देखा गया है, जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया उनके ऊपर, रैट्स के ऊपर और रैबिट्स के ऊपर, इनको जब इंड्यूस किया गया इस प्रोटीन को उनके अंदर, तो देखा गया कि जो डोपामाइन अपटेक एक्टिविटी थी ना ब्रेन की वो काफी ज्यादा बूस्ट अप हो गई। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज आती है एपिलेप्सी, जिसको हम मिर्गी का दौरा कह देते हैं। ठीक है, कन्वल्सिव डिसऑर्डर है, इसके क्या होता है दौरे पड़ते हैं लाइक दैट अजीब हमारे ना ब्रेन से बहुत ज्यादा ना अनकंट्रोल्ड अनकॉन्शियसली जो है ना नर्व इंपल्सेस जनरेट होने शुरू हो जाती हैं। लेट्स से बेटा देखो कि कोई किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा है तो मेरा जो बाइसेप है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मेरा हाथ पीछे हो जाएगा। ये एक बिल्कुल कंट्रोल्ड मूवमेंट थी। ठीक है, लेकिन ऐसे बिना वजह मूवमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, हमारे मसल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कभी रिलैक्स करेंगे, तो जिसको हम कहते हैं कि मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो वो है ये। ठीक है, उसमें इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्रप्ट ट्रांजिएंट, मतलब तेजी से आता है और थोड़ी देर बाद मतलब फ्यू सेकंड्स के बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, मोटर सेंसरी साइकिक और ऑटोनॉमिक नेचर ये सब डिस्टर्ब होंगे, और उसके बाद फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद चेंजेस इन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी। ठीक है, एक इंसान बैठा हुआ है उसके अचानक से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स करना शुरू हो जाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स। ठीक है, कॉन्शियसनेस है ना उसके अंदर खत्म हो जाएगी। और ये एब्रप्ट ट्रांजिएंट का मतलब है कि वो बस थोड़ी देर के लिए आएगा, कुछ अरसे के लिए होगा, फ्यू सेकंड्स के बाद वो इंसान दोबारा रिकवर हो जाएगा। उसके बाद दिस इज caused ड्यू टू ट्रांजिट अल्टरेशन इन ब्रेन फंक्शन, जो इंसान का दिमागी काम होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि चेंजेस आती हैं, अल्टरनेशंस आती हैं, और उसे होता क्या है कि एक्सेसिव इलेक्ट्रिक चार्ज वो जो है ना रिलीज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंपल्सेस बहुत ज्यादा बिला वजह जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं इन ग्रे मैटर। ये भी आपका एमसीक्यू है कि कहां पर वो रिलीज होती हैं, ग्रे मैटर के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। कॉजेज इसके क्या हैं, इसके कॉजेज जो है ना वो मेनली जो कॉजेज देखेंगे इमोशनल डिस्टर्बेंस देखी गई है, यानी कि जो लोग इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं ना, किसी स्ट्रेस के अंदर होते हैं, टेंशन के अंदर होते हैं, या इमोशनली उन्हें सेटिस्फाइड नहीं होते वो, उनके अंदर ये बीमारी ज्यादा देखी गई है। तो इसका जो मेन कॉज है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस है।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी ऑनसेट कब होती है। तो इसकी ऑनसेट बिफोर 30, यानी 30 ईयर्स से पहले पहले इसकी ऑनसेट हो जाती है। उसके बाद इसकी डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। एक टेस्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देकर चेक किया जाता है कि हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। उसको हम ईईजी या इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी कह देते हैं। तो ये मतलब कि ना इससे हम एपिलेप्सी का पता लगा सकते हैं कि एक पर्सन जो है उसके अंदर एपिलेप्सी है या नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहली बात तो ये एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कि दौरे पड़ने को रोकते हो, ठीक है, वो हम दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो से लोग अल्कोहल का यूज करते हैं उनके लिए वो अल्कोहल का यूज करना बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल के यूज करने से ना ये जो एपिलेप्सी है ना ये एनहांस होती है, एग्रीवेट होती है, बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट नर्वस डिसऑर्डर है अल्जाइमर्स डिजीज। इसको सबसे पहले एलोइस अल्जाइमर ने एक्सप्लेन किया था 1907 में। तो उसी के नेम के ऑनर में इसका नाम, बीमारी का नाम रख दिया अल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। ये है क्या, इट इज अ मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस याददाश्त से चली जाती है, ठीक है। तो डिमेंशिया एक और बीमारी है, उससे मिलती जुलती है, लाइक दैट ये दोनों आपस में मिलती जुलती बीमारी है, ठीक है। इसकी सिम्टम्स क्या है कि जो हमारे ब्रेन फंक्शंस है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता इसके अंदर। और इसके जो बाकी सिम्टम्स है वो डिमेंशिया जैसे हैं कि मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद इसके कॉजेज क्या हैं। इसके कॉजेज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कि जेनेटिकली भी ये हो सकती है, यानी कि दे कैन रन इन फैमिलीज, ठीक है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन भी ये मूव हो सकती है। कुछ जीन्स भी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्जाइमर्स डिजीज के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और एविडेंस पाया गया है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एल्यूमिनियम की अक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाए तो भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये इसके कॉजेज हैं। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसका कोई कंफर्म्ड ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसका कोई मतलब कि ना प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो इज नॉट अवेलेबल। इसका कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है ना अभी तक कहीं पर भी जो है ना दरियाफ्त नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये नर्वस डिसऑर्डर से। अब यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि जो निकोटीन है एक ड्रग है, ठीक है, एक एडिक्टिव ड्रग है। ये अगर हम यूज करते हैं तो इसका हमारे ऊपर क्या असर होता है। अच्छा, इस बात को ना जरा समझ ले। मैंने आपको ना लास्ट टॉपिक में बात समझाई थी लेट्स से कि ये हमारी एक साइनेप्टिक नोब होती है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब जब निकोटीन हम यूज करते हैं ना तो होता क्या है। अब देखिए पहले क्या होना था कि यहाँ से इंपल्स ने आना था, इंपल्स ने आके यहाँ पर केमिकल सिग्नल देना था और वही एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो इधर से इधर ट्रांसफर हो जाना था, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम निकोटीन यूज करते हैं इट मिमिक्स, यानी कि उसके सिमिलर एक्शन करती है किसके, एसिटाइल कोलाइन। अब एसिटाइल कोलाइन एक मेन जो है ना कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल मैसेंजर है जो कि नर्व इंपल्स को जनरेट करवाता है, रेगुलेट करवाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि वहां पर निकोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पर इसकी एसिटाइल कोलाइन की जगह जाके वहां पर ये निकोटीन आके बाइंड कर जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, फिर जो इंपल्स है उसको डिस्टर्ब करेगा। जब इंपल्स को डिस्टर्ब करेगा तो हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो मैसेज कुछ और भेजेगा, हमारी बॉडी को जाएगा कुछ और, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि हम अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसीलिए जब हम कोई ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। जब एक इंसान नशे में होता है वो अपनी सही हालत में नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो ब्रेन उसको ऑर्डर दे रहा है वो बॉडी तक पहुंच ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये इफेक्ट है निकोटीन का। उसके बाद इसके जो नजर आने वाले इफेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या होता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो सकती है या कम हो सकती है, ब्लड प्रेशर पे फर्क आ सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोबिलिटी, कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वॉमिटिंग वगैरह, जाहिर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मोबिलिटी जब खराब होगी तो वॉमिटिंग या डायरिया वगैरह भी कॉज हो सकता है। उसके बाद है कि इट मे कॉज वाटर रिटेंशन रिलेशन बाय किडनी, तो सॉरी इट मे इफेक्ट्स आने हैं यहाँ पे, इट मे इफेक्ट्स, ठीक है। तो वाटर रिटेंशन क्या होगा, अब देखो हमारे किडनी जो है ये वाटर रिटेन कर लेता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में वाटर कम है तो ज्यादा सारा रिटेन कर लेगा, अगर वाटर ज्यादा है, काफी एक्सेसिव अमाउंट में अवेलेबल है तो ज्यादा रिटेन नहीं करेगा, यूरिन के थ्रू ज्यादा जो है ना वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। लेकिन जब हम निकोटीन यूज करते हैं तो वो हमारे किडनी के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करता है,
तो ये मतलब कि कुछ इसके इफेक्ट्स हैं निकोटीन को इस्तेमाल करने के। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर्स। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी, he or she frankly ask in comment section. Thank you.